गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अप टू फर्स्ट ऑर्डर। नाउ वी हैव टू डिस्कस सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सीडो का मतलब होता है फॉल्स। इट मीन्स ये वो रिएक्शंस होती हैं जो देखने में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती हैं, बट किसी कंडीशन में आके ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती हैं। इट मीन्स ये देखा गया है कि ये रिएक्शंस जो होती हैं सेकंड ऑर्डर की होती हैं या देखने में ये सेकंड ऑर्डर की लगती हैं। तो दीज आर द रिएक्शंस विच लुक्स लाइक सेकेंड ऑर्डर। तो देखने में कैसे लगेंगी ये रिएक्शंस सेकेंड ऑर्डर की, बट ड्यू टू द एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट। दो रिएक्टेंट्स होंगे, उन दो रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा होगी कि रिएक्शन का जो रेट होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को जिसमें कि एक रिएक्टेंट इतनी ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में हो कि वो कांस्टेंट हो जाए, तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और ऐसे रिएक्शंस क्या बन जाती हैं? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। जब हम मिथाइल एसीटेट जो कि एक एस्टर है, इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब रिएक्शन अभी हमने स्टार्ट किया है, इस समय एस्टर की कंसंट्रेशन है 0.01। वाटर हमने लिया है इसमें 10 मोल। वाटर हमेशा एक्सेस क्वांटिटी में ही लेते हैं जब भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। आफ्टर द रिएक्शन व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड, जब टी टाइम पे एस्टर कितना बचा? 0। इट मीन्स ये पूरा यूज़ हो गया। वाटर अभी भी कितना बचा हुआ है? 9.9। और एस्टर के हाइड्रोलिसिस से जो कि एसिड और अल्कोहल बनते हैं वो बन चुके हैं 0.01। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन तो 0.01 से 0 हो गई। इट मीन्स एस्टर पूरा का पूरा कम्प्लीटली यूज़ हो गया। लेकिन वाटर जो हमने लिया था 10 मोल, अभी भी ये 9.9 मोल बचा हुआ है। इट मीन्स अगर देखा जाए तो वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया। तो अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन का जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट हैं एस्टर और वाटर। तो रेट इज इक्वल टू के डैश रेट कांस्टेंट है यहाँ पे, एस्टर कंसंट्रेशन इनटू वाटर कंसंट्रेशन। हमें पता है कि वाटर की कंसंट्रेशन क्योंकि चेंज नहीं हो रही है तो वाटर यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। जब हम दो कांस्टेंट वाटर और के डैश को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अ न्यू कांस्टेंट दैट इज के। तो अब ये रिएक्शन का रेट किसके इक्वल होगा? के एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो अब रिएक्शन का रेट जो है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मेनली जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इट मीन्स इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट स्टार्टिंग में क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर था और अब ये फर्स्ट ऑर्डर बना है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल है हमारे पास सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दैट इज़ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है? जो चीनी हम घर में यूज़ करते हैं, तो वही केन शुगर है C12H22OL। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इट गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इन्वर्जन का यहाँ पे बस इतना मतलब है कि जो केन शुगर होता है ये डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, और जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये जो कंपोनेंट मिलते हैं या जो ये मिक्सचर मिलता है पूरा का पूरा, ये लीवोरोटेटरी है। तो पहले है ये डेक्स्ट्रो एंड नाउ इट इज़ लीवो, तो इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है इन्वर्जन। बाकी डिटेल में इसे हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर इस रिएक्शन का हमें रेट लिखना होगा तो जैसे हमें पता है कि रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? केन शुगर की कॉन्सेंट्रेशन या सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन पे और वाटर की। अगेन वाटर इतना ज़्यादा होता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं, वो हटा देते हैं। तो रिएक्शन का जो रेट होगा दैट विल डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सुक्रोज मॉलिक्यूल। तो अगेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से रिएक्शन का रेट कैसे चेंज होगा, अब हमें ये पढ़ना है। तो ये देखा गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो जस्ट डबल हो जाता है। क्या करने से? अगर हम उस रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर दें। मतलब किसी रिएक्शन को हम करा रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, और उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है मान लीजिए वो 2 है, उसी रिएक्शन
के टेम्परेचर को हम 20 से 30 कर देंगे, कितना इंक्रीज़ किया हमने 10 डिग्री, तो जो रेट कांस्टेंट है जो कि पहले 2 था अब वो 4 हो जाएगा, मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाएगा। इट मीन्स रिएक्शन का जो रेट है वो जनरली इंक्रीज़ हो जाता है, क्या इंक्रीज़ करने से, टेम्परेचर। और फिर यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन है टेम्परेचर कोफिशिएंट की। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज रेट ऑफ रिएक्शन एट अ टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री, द टेम्परेचर स्टार्टिंग का टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री और जो इनिशियल टेम्परेचर था उन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट को, कि लेट 25 डिग्री सेल्सियस पे हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और उसका जो रेट कांस्टेंट है दैट इज़, अपने आप कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी 2, और जब हमने उसके टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज़ कर दिया तो रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है लेट इट हैज़ 4, तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा दैट विल बी 2। तो एक्चुअली में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो रेशियो होता है रेट कांस्टेंट्स का, K2 अपॉन K1, या फिर हम ये कह सकते हैं KT एंड KT प्लस 10 डिग्री, मतलब इनिशियल टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट एट द इनिशियल टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री। तो 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद जो रेट कांस्टेंट है वो, और जो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था उसका रेट कांस्टेंट, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एरिहेनस इक्वेशन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर का, और ये इक्वेशन हमें एक रिलेशन देता है बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड टेम्परेचर एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से उस रिएक्शन का इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो ये जो भी एम्पेरिकल एक रिलेशन है हमारे पास वही क्या है, एरिहेनस इक्वेशन। और एरिहेनस इक्वेशन है क्या, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन के इज इक्वल टू ए, दैट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब एक्सपोनेंशियल से पहले है इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर एरिहेनस इक्वेशन, सॉरी एरिहेनस कांस्टेंट, उसके बाद एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा समझना होगा क्या होती है किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। जनरली जब हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, बट एक्चुअली में पहले रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है प्रोडक्ट में। इट मीन्स किसी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के पास में एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं है तो वो रिएक्टेंट कभी भी कंबाइन होकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, और जब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बन सकता। इसका मतलब वो रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकती है। तो रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। बाकी सारे टर्म्स नोन है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी हमारे पास टेम्परेचर है दैट इज इन केल्विन। अब इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें, एल एन ले लें, तो एल एन के हो जाएगा, दिस विल बिकम एल एन ए, और एल एन से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गया और एक्सपोनेंशियल की जो पावर थी नेगेटिव ई अपॉन आर टी वो इक्वेशन में आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को हम लॉग में अगर कन्वर्ट करते हैं एल एन से, तो हमें पता है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। 2.303 को हमें यहाँ से क्लियर करना है, तो पूरी इक्वेशन को हम 2.303 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, बट यहाँ पर इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास सबसे मेन इक्वेशन है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब इस इक्वेशन को हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लिखते हैं, टेम्परेचर T1 पे और टेम्परेचर T2 पे। T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1, ये हमने एज्यूम कर लिया।
जब हम इस इक्वेशन को T1 टेम्परेचर पे लिखेंगे तो टेम्परेचर चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट चेंज होता है। तो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट को हमने मान लिया K1। ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ए या एरिनस फैक्टर, ये ए है यहाँ पे, और ई ए अपॉन 2.303 आर, टेम्परेचर हमने T1 लिया है तो T1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर हमने इसी इक्वेशन को लिखा अब T2 टेम्परेचर पे, तो T2 टेम्परेचर पे K1 की जगह क्या हो जाएगा K2, लॉग ए चेंज नहीं होगा, मतलब ए कभी चेंज नहीं होता टेम्परेचर चेंज होने से, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम रहता है। फिर ई ए अपॉन 2.303 आर एज इट इज़, टेम्परेचर की जगह पे T2। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा log K2 माइनस log K1, log ए से log ए कैंसिल हो जाएगा। इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो और फिर log a माइनस log a अपॉन बी, तो ये आ गया K2 अपॉन K1। ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन है, अंदर बचेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, अंदर हमने एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया, तो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। इस इक्वेशन को कैसे यूज़ करना है, जनरली बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी हमसे पूछा जाता है। K2 गिवन होता है, K1 गिवन होता है, T1 और T2 दोनों टेम्परेचर गिवन होते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, इसकी वैल्यू फिक्स है जो हमें यूज़ करनी है 8.314। तो R की वैल्यू इस पूरे चैप्टर में हमें कितना यूज़ करना है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ करना सीखते हैं क्वेश्चन से। एक रिएक्शन है जिसका जो रेट है वो क्वाड्रपल्स हो जाता है, क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। तो T1 293, T2 313 केल्विन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो हमने मान लिया कि K1 कितना है K, तो K2 कितना हो जाएगा 4K, क्वेश्चन में गिवन है 4 टाइम्स होना है। K1 K तब है जब टेम्परेचर 293 है, और K2 4K तब है जब टेम्परेचर 313 केल्विन हो गया। इक्वेशन का यूज़ करते हैं एरिनस इक्वेशन का, log K2 अपॉन K1, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। K2 की जगह पर 4K, K1 की जगह पर K, और T2 की जगह 313, 293, 313, 293। इसको सब्ट्रैक्ट करके आ गया 20, मल्टीप्लाई करके आ गया 91709, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 19.147, K से K कैंसिल, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। तो फिर इसको बस सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी 52,834.83 जूल मोल इनवर्स। अब हमें आंसर को जूल में नहीं देना, हमें किलो जूल में आंसर देना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 52.834 किलो जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, उनमें खुद कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड को हीट करके हम बना रहे हैं KCl और 3O2, इसमें MnO2 जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड, इट इज़ एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। अब हम कैटलिस्ट के एक्शन को एक ग्राफ से समझते हैं। हमारे पास यहाँ हमने एक एक्सिस पे ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन आगे इंक्रीज हो रही है, और एक एक्सिस पे हम ले रहे हैं एनर्जी। जनरली ये एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी है, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एक्सिस पे हमने एनर्जी ले लिया, दूसरे एक्सिस पे हमने ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, और ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब जैसे जैसे रिएक्शन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, इस रिएक्शन इन रिएक्टेंट्स की एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट जो हैं वो रूम टेम्परेचर से आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके बाद वो कन्वर्ट होंगे किस में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। इस पॉइंट पर आकर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गए। जैसे अभी हमने बात की थी कि रिएक्टेंट पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया इस पॉइंट पे। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत ही अनस्टेबल होता है क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है इसकी। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, इस पॉइंट पे ये प्रोडक्ट का पॉइंट है, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ये नीचे आ जाए यहाँ पर बिल्कुल, और यहाँ पर आके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो।
अगर ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, और अगर हम कंपेयर करेंगे इसे रिएक्टेंट की एनर्जी से, तो क्लियर है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है। अब अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। और अगर ये नीचे आके यहाँ पे ब्रेक हो रहा है प्रोडक्ट में इस पॉइंट पे, मतलब रिएक्टेंट के कंपेरिजन में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब प्रोडक्ट रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है इस समय। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी, इसे बोलते हैं डेल्टा एच। तो डेल्टा एच एंडोथर्मिक रिएक्शन में पॉजिटिव होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में यही डेल्टा एच नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है। ये जो पूरा का पूरा गैप है यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। बट ये एक्टिवेशन एनर्जी तब है जब हम रिएक्शन करा रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट। इसी रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर दें तब क्या होगा, तो अगेन रिएक्टेंट की एनर्जी तो सेम ही रहेगी। अब कैटलिस्ट ऐड करने के बाद जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है थोड़ा नीचे बन गया, पहले काफ़ी ऊपर बन रहा था अब नीचे बन गया, मतलब अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस जगह पे बन रहा है, इस पॉइंट पे। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो पोजीशन है या जो उसके फॉर्म होने की जो एनर्जी का जो पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा अब इस पॉइंट पे बनने लगा। तो कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होता है, रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ हमें इतनी चाहिए, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है। तो अब रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए और पहले ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। तो कैटलिस्ट का हमें फंक्शन याद रखना है कि कैटलिस्ट क्या काम करता है, इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम कर देता है, वो उस रिएक्शन को एक कोई दूसरा ही पाथ प्रोवाइड कराता है बाय प्रोवाइडिंग द रिएक्शन एंड अल्टरनेट पाथ। और वो जो अल्टरनेट पाथ होता है वो लो एनर्जी का होता है, लो एनर्जी मतलब लो एक्टिवेशन एनर्जी का, और इसी वजह से जो रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि कोई भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो हार्ड स्फीयर होते हैं, मतलब काफ़ी हार्ड होते हैं स्फीयर की फॉर्म में। और रिएक्शन सिर्फ तभी होती है जब वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, एक दूसरे से जब टक्कर मारेंगे, एक दूसरे से कोलाइड होंगे, तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो कोलिजन थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को हमें क्या एज्यूम करना है, हार्ड स्फीयर, और रिएक्शन सिर्फ तभी होगी जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड होंगे। अब कुछ डेफिनेशन है जो हमें याद रखना है यहाँ से। एक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास, इसमें हमने कोई यूनिट वॉल्यूम देख लिया, इस यूनिट वॉल्यूम में मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह है ये, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टक्कर मार रहे हैं, बट इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड के अंदर जितने भी कोलिजन्स हो जाएंगे एक यूनिट वॉल्यूम में, वो क्या कहलाएगी, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल इस यूनिट वॉल्यूम में एक सेकेंड में 20 मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे से कोलाइड किया, तो हम कहेंगे इस रिएक्शन की कोलिजन फ्रीक्वेंसी है 20। अगर 100 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर लेंगे 1 सेकेंड के अंदर इस यूनिट वॉल्यूम में, सिर्फ यूनिट वॉल्यूम में इसी जगह को कंसिडर करना है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 100। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हमने मान लिया एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस कोलिजन थ्योरी वो होगा ZAB E, मतलब एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव पावर E/RT। तो ये पार्ट तो एज इट इज है जैसे आरएनएस इक्वेशन में था। ZAB यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, A और B क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स A और B, वेयर Z इज सिंबल ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी रिएक्शन का रेट ऑन इंक्लूडिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिकम्स रेट इज इक्वल टू ZAB एक्सपोनेंशियल E/RT। उसके बाद एक डेफिनेशन है हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन।
इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ वही कोलिजन्स होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो इतनी ज़्यादा एनर्जी से हों या इतने सही प्रॉपर ओरिएंटेशन हो कि जो पहले वाले बॉन्ड हैं रिएक्टेंट के वो ब्रेक हो जाएं और नया बॉन्ड फॉर्म हो जाए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, सो दैट क्या फॉर्म हो सके, प्रोडक्ट। तो इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ वही कोलिजन होंगे जो इतनी एनर्जी से होंगे कि रिएक्टेंट के पुराने वाले बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएंगे और नए बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट। इट मीन्स अगर 100 कोलिजन कहीं पर हो रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में और उन 100 कोलिजन में से सिर्फ 10 कोलिजन से ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो 90 कोलिजन तो हैं इनइफेक्टिव। सिर्फ 10 कोलिजन जो हुए हैं जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन से ही सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इनइफेक्टिव कोलिजन से कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को अगर एक दूसरे से कोलाइड होना है, इफेक्टिव कोलिजन करना है, तो ज़रूरी है कि उनका ओरिएंटेशन बिल्कुल प्रॉपर हो, मतलब एक दूसरे से ऐसे ओरिएंटेड हो कि इफेक्टिव कोलिजन हो सके। तो द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सिर्फ प्रॉपर ओरिएंटेशन से ही बॉन्ड बन सकता है नया, लेकिन अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा मॉलिक्यूल्स का तो हो सकता है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएं, बाउंस बैक हो जाएं, जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल से। हाँ, ओरिएंटेशन फैक्टर में एक और टॉपिक या एक और फैक्टर हम इंक्लूड कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स का साइज इतना ज़्यादा बड़ा है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज इतना बड़ा हो कि वो एक दूसरे से रिपेल करने स्टार्ट हो जाएं, तो एक दूसरे को अगर रिपेल करेंगे वो, तो प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं कि कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, या फिर स्टेरिक फैक्टर इतना ज़्यादा होगा कि प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो स्टेरिक फैक्टर काफ़ी कम होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा और तभी चांसेस हैं कि प्रोडक्ट आगे फॉर्म हो सकता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ब्रोमोमीथेन का हम रिएक्शन करा रहे हैं OH से। OH यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर अटैच होना चाहेगा। अब दो कंडीशंस हैं, एक तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन और एक प्रॉपर। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये है जो OH का मॉलिक्यूल है ये ब्रोमीन को बिल्कुल सामने से आकर रिएक्ट करना चाहता है। तो ब्रोमीन में हमें पता है कि ब्रोमीन के पास में 3 लोन पेयर्स होते हैं, जो OH है इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा जिसकी वजह से ये इसे रिएक्ट नहीं कर सकता, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसमें क्या होगा, जो हमारे न्यूक्लियोफाइल है OH ये बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन पे, ये सामने से ब्रोमीन के नहीं आ रहा, पीछे से रिएक्ट कर रहा है। तो इसने पीछे से अपने आप को इस कार्बन पे अटैच करा लिया, राइट साइड में ब्रोमीन है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये ब्रोमीन यहाँ से पूरा निकल जाएगा और ये OH पूरा यहाँ पे अपने आप को अटैच कर लेगा। तो अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर था, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। तो दिस इज द रोल ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, इन सबको इंक्लूड करने के बाद रेट का जो फॉर्मूला बन जाता है वो होता है रेट इज इक्वल टू P, वेयर P इज आइदर यू कैन कॉल इट प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट P फॉर प्रोबेबिलिटी हम यूज़ कर लेते हैं। ZAB हमने पहले देखा था, इट इज़ कोलिजन फ्रिक्वेंसी एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव पावर E/RT। तो लास्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे। इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, सिर्फ 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर रेट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कोलिजन फ्रिक्वेंसी एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव पावर E/RT। थैंक यू।